दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कक्षा 12वीं का पेपर आ चुका है दोस्तों। भूगोल का पेपर आ चुका है। 100% सारे के सारे क्वेश्चन देख लो दोस्तों। मोस्टली आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और 2020-21 विषय है हमारा भूगोल, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। ठीक है, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश का पेपर आ गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरे सभी प्यारे एमपी के जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को हर विषय का पेपर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भूगोल का हमारा पेपर, जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन इसमें से आपको याद कर लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है सामने। हाँ, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों ये पहला आपका सही विकल्प है। देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर छांट के लिख देना है दोस्तों। पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, और तीसरा है द्वैधता पर आश्रित, और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। और अब दूसरा बहुविकल्प देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य। जो भी करेक्ट है दोस्तों वो आप अच्छे से लिखकर और अपनी जो कॉपी है वो अपने विद्यालय में जमा करेंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, या फिर मानवीय भाईचारा। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो कौन सा मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, तो जो भी करेक्ट होगा वो आप अच्छे से हल करेंगे। और अब देखेंगे हम पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित नहीं है? द्वैतवाद से जो संबंधित नहीं है दोस्तों वो आपको इसमें 4 ऑप्शन में से ढूंढकर बता देना है। तो ये ऑप्शन आपके इस प्रकार है, नोमोथेटिक, इडियोग्राफिक, निश्चयवाद जिसको संभववाद, प्रादेशिक या क्रमबद्ध, और नव निश्चयवाद। ये आपके 4 ऑप्शन इसमें कंप्लीट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें एक, और इसको अच्छे से हल करेंगे। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। देख सकते हैं ये रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में, मानव भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। फिर अगला है, खालिस्तान फ्रांसीसी स्कूल के जनक माने जाते हैं। अगला है, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करते हैं। इसके बाद चौथा देखिए, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा के अनुसार समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध खालिस्तान के विकास से था। अगला देखिए, किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। क्या होती है किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक? ये आपको इसमें बताना है। तो ये 5 रिक्त स्थान हमारे हो चुके हैं दोस्तों। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर विषय के पूरे पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य देखते हैं दोस्तों, और उसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। ये आपके सत्य असत्य हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये सही हो तो आप सही लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, और गलत हो तो असत्य लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और अच्छे से आप हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। दूसरा देखिए, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये सत्य हो तो आप सत्य लिख देना, और असत्य हो तो असत्य लिख देना। अगला देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध विडाल डी ब्लास से है। ठीक है, रुको और जाओ का जो संबंध है विडाल डी ब्लास से है क्या, वो आपको बताना है। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए। जो 15वीं शताब्दी है उसमें यूरोप के जो देश थे उन्होंने अन्वेषणों के जो प्रयास है वो शुरू किए। ये आपको सही गलत बताना है। अगला देखिए, भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक विषय है। अगर इसमें सत्य है तो आप सत्य लिखेंगे, और असत्य है तो असत्य लिखेंगे।
अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सत्य असत्य के बाद में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में आपको देना है 75 शब्द। आपको उन्होंने शब्द सीमा बता दी है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल से क्या आशय है? इस क्वेश्चन को आप छाप देंगे। ये पहले पार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल से आपका क्या आशय है। अगला देखिए, मानव के प्राकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव के जो प्रकृतिकरण है उसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के मानवीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद में नव निश्चयवाद क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। ये आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? ये आपके क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल की कोई 3 उपक्षेत्र बताइए। जो मानव भूगोल है ना, मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्र हैं। क्या है? 3 उपक्षेत्र हैं। तो वो 3 उपक्षेत्र आपको बता देने हैं अच्छी तरह से। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, मानव भूगोल किस प्रकार एक सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल किस प्रकार एक सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। चलिए अब आ गई हमारी इकाई 2। अब इस इकाई 2 में दोस्तों देख लीजिए क्या क्या आपको करना है। ये आपके 10 नंबर पक्के हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दे दिया है कि इकाई 2, और इकाई 2 का नाम भी दिया है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जनसंख्या संगठन। इसमें 10 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर है उस महाद्वीप को आपको बताना है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। मतलब कि इसमें वृद्धि बताना है कि सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं या महामारियां। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? मतलब कि जो तथ्य सही नहीं है वो आपको इसमें बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। और इसमें 1, 2, 3 इन तीनों का आप अच्छे से क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसमें, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अगला देखिए, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। अगला देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? ठीक है। और इसके बाद में एक और जो है आपका ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनमें से जो भी सही नहीं है वो आपको इसमें बताना है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया है। और इसके बाद में रिक्त स्थान है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, पुरुष की उच्च जन्म दर और स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इनमें से जो एक करेक्ट है वो आपको जल्दी से खटाखट बता देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। अब देखते हैं रिक्त स्थान। ये हमारी इकाई 2 के रिक्त स्थान है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हल करने हैं, अच्छी तरह से याद करना है। चलिए देखते हैं, जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग खालिस्तान वर्गों को प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा देखिए, विश्व में खालिस्तान देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। अगला है, खालिस्तान जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो इसमें आपको बताना है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार खालिस्तान देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। कौन से देशों में स्त्रियों के अनुकूल है? क्या लिंग अनुपात। अगला देखिए, आयु लिंग पिरामिड के अनुसार जापान खालिस्तान जनसंख्या को जो प्रदर्शित करता है, जो जापान है उसका आपको बताना है, प्रदर्शित करता है ये आयु पिरामिड के आधार पर। जो आयु लिंग पिरामिड है ना, इसके आधार पर आपको बताना है। चलिए अब इन रिक्त स्थानों के बाद में हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये हमारे इकाई 2 के प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में देना है? 75 शब्दों, मतलब कि 75 शब्दों में देना है। 12th क्लास एमपी बोर्ड का सारे सब्जेक्ट का मटेरियल हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें।
चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या है। 2 अंक के प्रश्नों के लिए 30 शब्दों के उत्तर लिखिए, मतलब कि आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है। 2 नंबर के आपको कंप्लीट ये दिला कर जाएंगे। पहला देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को लिखिए। दूसरा देखिए, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है। तीसरा देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। चौथा है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। पांचवा देखिए, जननांगी संक्रमण की 3 अवस्थाओं को लिखिए। छठा है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक लिखिए। और उसके बाद में 7वां देखिए, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जो जनसंख्या का जो संगठन है ना, उससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। इसके बाद में लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करिए। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। और 11वां है, व्यावसायिक संरचना का वर्णन कीजिए। जो व्यावसायिक जो संरचना है उसका भी आपको वर्णन करना है। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं दोस्तों, आपको 2-2 नंबर आपके दिलाकर जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है समझाइए। 13वां क्वेश्चन, इसके प्रमुख प्रकार भी बताइए, मतलब कि आयु लिंग पिरामिड को समझाइए और आयु लिंग पिरामिड के प्रकार भी बताइए। अब हम देखेंगे इकाई 3 देख लेते हैं। इकाई 3 से आपके 10 नंबर के जो प्रश्न है वो आ गए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इस इकाई का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। 10 नंबर के हैं, 4 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 2 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ और सारे क्वेश्चन एक एक करके। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। काफ़ी, गन्ना, गेहूँ या रबड़। इसमें से जो भी रोपण फसल नहीं है वो आपको इसमें बता देना है। अब इसके बाद में दूसरा देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड। सहकारी कृषि का जो सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया ये आपको इसमें बता देना है। अगला है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या फिर पुष्प उत्पादन। तो जो फूलों की जो कृषि है दोस्तों वो क्या कहलाती है ये आपको इसमें बताना है। अगला आपका इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। ठीक है, इसके बाद में अगला आपका इस प्रकार है, ये निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में या फिर अमेजन बेसिन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है। बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि। जो भी करेक्ट आंसर है वो आप अच्छे से इसमें बता देंगे। अगला देखिए, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाहक कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एकल फसल कृषि नहीं है, मतलब कि एकल जो कृषि है वो नहीं है, ये आपको इसमें बता देना है। तो डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन सा तृतीयक, ठीक है दोस्तों, ये तृतीयक जो क्रियाकलाप है, तृतीयक क्रियाकलाप जो नहीं है वो आपको मतलब कि बताना। अच्छा है, खेती, बुनाई, व्यापार और आखेट जो तृतीयक क्रियाकलाप है ये आपको इसमें बताना है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक, मतलब सेकंड सेक्टर, द्वितीयक मतलब 3 क्षेत्रों में बांटा, एक तो प्राथमिक, ठीक है, एक द्वितीयक और एक तृतीयक, 3 क्षेत्रों में बांटा, तीनों का आ गया, देख लीजिए। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, नौकरी बुनना। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है वो बताना है, प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा। तो इसमें अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं। वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप। जो भी आएगा वो आप इसमें करेक्ट बता देंगे। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें रिक्त स्थान, ये इकाई के रिक्त स्थान आ चुके हैं।
च्युइंगम वृक्ष के दूध से बनती है। च्युइंगम किस वृक्ष के दूध से बनती है ये आपको बताना है। और अगर जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए तो गूगल पे सर्च कर लेना कि च्युइंगम किस वृक्ष से बनती है। अगला देखिए, अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में खालिस्तान का पालन किया जाता है। अगला देखिए, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण पर्वतीय ढलानों का उपयोग खालिस्तान की कृषि के लिए किया जाता है। इसके बाद में खालिस्तान पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे खालिस्तान का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अयस्क धरातल के नीचे गहराई से निकालना खालिस्तान खनन विधि कहलाता है। सातवां है, ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर लगने वाले बाजार खालिस्तान कहलाते हैं। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। और अब रिक्त स्थान के बाद में हम सत्य असत्य देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है वो आपको इसमें बता देना है। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। इसके बाद में कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। और अगला है, कामों में बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। अब इसमें से इन जो चारों में से जो भी सत्य नहीं है ना, ये देखना ध्यान रखना, जो भी सत्य नहीं है वो आपको बता देना है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? 30 शब्दों में लिखना है। 30 शब्दों में लिखना है। ये कितने नंबर के क्वेश्चन है? 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। चलिए पहला देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। बाजारी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप भी क्यों की जाती है? विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रतिशकों के विकास में ही क्यों हो सका? चलवासी पशुचरण क्या है? वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है? और इसके बाद में रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रोपण जो कृषि है उसकी 2 विशेषताएं बताने के बाद में देखिए, कोई 4 रोपण कृषि फसलों के नाम आपको लिखना है। कितने? 4 रोपण फसलों के आपको नाम भी लिखना है। और इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में किस प्रकार की कृषि की जाती है? 11वां क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि क्या होती है? और इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखिए, कोल खोज से क्या आशय है? 13वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन से पीछे हट रहे हैं? खनन मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना या खुदाई। अगला देखिए, विश्व स्तर पर खट्टे फलों का उत्पादन किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किया जाता है? और इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, फुटकर व्यापार, ठीक है, सेवा को स्पष्ट कीजिए। विश्व स्तर पर वाणिज्य डेयरी कृषि के 2 क्षेत्रों के नाम बताना है आपको। और इसके बाद में चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करना है। जो 4th सेक्टर है उसका आपको वर्णन करना है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखना है। और अंकीय विभाजक क्या है समझाना है। और इसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? अब इकाई 4 मानव बस्ती, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, तुरंत इसके बाद में अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। मतलब कि आपका जो भूगोल है ये पूरा का पूरा सारी इकाइयां मैं कंप्लीट करूंगा। और सारी इकाइयों के वही क्वेश्चन आपको अपने परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन 100% इस प्रश्न बैंक में से ही आएंगे। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चनों को आप हल करेंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे इस चैनल पर डेली आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।